हेलो एवरीवन, जय हिंद। विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार। पब्लिक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस जो 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पब्लिक नीट में, वो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हमारे एप्लीकेशन पर आपको ईयर वाइज भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आप चाहें तो एक साल में जो भी क्वेश्चंस आया है, जैसे 2020 में क्या आया, 2021 में क्या आया, 22 में क्या आया, 23 में क्या आया, 24 में क्या आया, पूरा कंप्लीट। और अगर आप चाहते हैं पब्लिक तो आप ईयर वाइज में जाएंगे और टॉपिक वाइज भी इसमें अलग से करके वीडियो डाला गया है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे पब्लिक। आपको पूरा लगातार देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा अलग टाइप का, है ना, और ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और भी बढ़ा देगा, ठीक है। सवाल सॉल्व करने का स्ट्रेटजी आप लोग और बनाइए, बढ़ाइए, और प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है पब्लिक। प्रैक्टिस करने से पब्लिक आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेट अलग अलग हो सकता है, तो मे भी क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। सब में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पब्लिक, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सबको पता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। एक मोशन जिसमें बॉडी ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो, और उसका एक कंडीशन है कि जब ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, A proportional to minus x. Acceleration is directly proportional to negative sign of displacement with frequency n। मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी n है। तो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अगर आप सिंपली देखें, पेंडुलम का ही एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ऐसा नहीं कि पेंडुलम ही होता है, और भी होते हैं पब्लिक एग्जांपल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और ये पेंडुलम जो है वो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है मतलब टू एंड फ्रो कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि इसका फ्रीक्वेंसी एन है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड एन, उसी को बोलते हैं। आपको बता दें, अगर ये एक ऑसिलेशन करेगा पब्लिक, एक ऑसिलेशन, तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऑसिलेशन में कितना बार पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, मैक्सिमम वाला ऑब्वियसली। तो आपको पता होगा पब्लिक कि जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो एक ऑसिलेशन में जो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम 2 बार आता है। या तो स्पीड, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एक बार मैक्सिमम स्पीड बॉडी का यहाँ आएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, और यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर जब आएगा तो पब्लिक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर 2 बार मिला एक ऑसिलेशन में, तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार मिलेगा पब्लिक, है ना, एक बार यहाँ और एक बार फिर यहाँ, ठीक है। मतलब एक ऑसिलेशन में यहाँ से स्टार्ट किया है, तो एक बार यहाँ जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, फिर एक यहाँ पर मिलेगा पब्लिक। यानी एक ऑसिलेशन में 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2n के बराबर होगा। मतलब एक ऑसिलेशन में 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, तो n ऑसिलेशन में 2n के बार, 2n बार। और नहीं तो पब्लिक आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा पोटेंशियल मतलब कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका इक्वेशन, तो इक्वेशन यही होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई f, 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई n इंटू टी। देख लीजिए, x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी के बराबर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी के बराबर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एन इंटू टी के बराबर हो गया, है ना पब्लिक। तो आप हाफ के ए स्क्वायर, आप इसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये पता होगा, है ना। ये फार्मूला होता है पब्लिक
साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 और थीटा के जगह पर 2 पाई एन टी और बटा कितना हो जाएगा 2, तो आप देख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 पाई इंटू 2n इंटू टी। देख लीजिए पब्लिक इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया cos 2 पाई टी, तो ई ओमेगा हो गया ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गया ना, कैसे इसमें है तो 2 पाई एन टी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एन के जगह पर कितना आ गया 2n। तो लीनियर फंक्शन में इसको बनाया है, तो मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना है 2n, या आप मतलब बाई कॉन्सेप्चुअली भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं पब्लिक के, अगर एक ऑसिलेशन हुआ है तो उसमें 2 बार मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी 2 होगा, 2 टाइम्स मिलेगा, ठीक है, तो इसका आंसर 2n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ये वो ऑसिलेशन का था। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट तभी होगा जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होंगे। देख लीजिए नेगेटिव चार्ज अलग, पॉजिटिव चार्ज अलग, देखिए इसमें डाइपोल मोमेंट होगा और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, तभी ये पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट हो उसी को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ना हो तो नॉन पोलर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हैविंग जिसमें परमानेंट, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, तो चार्ज तो है ही है, सेपरेशन भी है दोनों के बीच में, सेपरेशन नहीं रहेगा तो पोलर होगा ही नहीं। अगर दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये नॉन पोलर हो गया, डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा पब्लिक, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना Q इंटू 2L, 0 नहीं होगा, तो जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट, ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पब्लिक कॉलम, और इसको मर्ज कराना है, मतलब मिलान करना है, ठीक है ना, मिलाना है। और पहला वाला में कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो, ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड टाउ, करंट डेंसिटी J, ठीक है। अब मर्ज कराना है, तो एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I/ANE, ठीक है, I/ANE। एक और फॉर्मूला होता है E इंटू E/m इंटू टाउ। देखिए तो पहला तो मिल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू E/m इंटू टाउ, यानी कि ये A का R कहाँ है, अच्छा तीनों में है, अच्छा A का R तो है सब में। एक और चीज़ देखिए पब्लिक, I/A को हम लोग J बोलते हैं, तो VD बराबर हो गया J/NE, तो J बराबर क्या हो जाएगा NE VD हो जाएगा ना, तो करंट डेंसिटी NE VD कहाँ है, करंट डेंसिटी NE VD देख लीजिए, D का Q, A का R और D का क्यूब, शायद यही वाला ऑप्शन है, A का R है और D का क्यूब है, बाकी देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी, देखिए पब्लिक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, देखिए एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, J बराबर सिग्मा इंटू ई, तो J/E बराबर हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेसिस्टिविटी, तो E/J बराबर क्या हो जाएगा रो, मतलब 1/सिग्मा रो E/J। तो यहाँ से पब्लिक आप देख सकते हैं रेसिस्टिविटी मतलब B का ऑप्शन एस होगा, तो B का ऑप्शन है, शायद यही ऑप्शन है पब्लिक। बाकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के लिए बचा है ये वाला फॉर्मूला, आप देख सकते हैं वही बच रहा है ना, हाँ सॉरी ये नहीं, ये तो हो ही गया ना, इसके लिए बच रहा है रिलैक्सेशन पीरियड के लिए, क्योंकि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/NE² इंटू टाउ, तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, तो टाउ का फॉर्मूला हो गया m/NE² इंटू रो के बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा फार्मूला, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है I/ANE, करंट के फॉर्म में हो गया, या J/NE, E इंटू E/m इंटू टाउ होता है, एक रिलेशन होता है J बराबर सिग्मा इंटू यहाँ से कंडक्टिविटी निकालिए, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/NE² इंटू टाउ। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है,
माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको फॉर्मूला पब्लिक क्लियर कट याद होना चाहिए, तभी आप सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है पब्लिक कि दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों का रेडियस, एक का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस कितना है r2, ठीक है। दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस r1 और रेडियस कितना हो गया r2, और दोनों को एक तार से जोड़ते हैं। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जब तार से जोड़ेंगे तो कॉमन वेलोसिटी होने तक चार्ज फ्लो करेगा। आप सबको पता होगा जब दो डिफरेंट पोटेंशियल के बॉडी को एक कंडक्टर से जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करता है, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो बोल रहा है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। आप सबको पता होगा कि कंडक्टर के जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और दूसरा वाला के सरफेस पर कितना होगा, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है पब्लिक, ई बराबर फॉर्मूला होता है माइनस dB अपॉन dr, पढ़े हैं ना, dB अपॉन dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा v बटा r। तो इसका हो जाएगा v बटा रेडियस कितना हो जाएगा r1 बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा v बटा r2, ये इसका हो जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का पोटेंशियल कर लीजिए तो सिग्मा 1 r1 बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2 r2 बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि जब दो डिफरेंट पोटेंशियल के बॉडी को एक कंडक्टर से जोड़ेंगे तो चार्ज का फ्लो करेगा, और करेगा पब्लिक तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और जब दोनों को इक्वेट करेंगे पब्लिक तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 है ना इज इक्वल टू r2 अपॉन कितना हो जाएगा r1। दिस इज द करेक्ट आंसर, r2 अपॉन r1। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है पब्लिक, तो रेशियो कितना हो जाएगा r2 बाई r1 के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। देख लीजिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, है ना, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, तभी तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस से माइनस की तरफ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, गलती से लिखा गया है AD होगा, एंड द एरिया ऑफ द ईच प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया A है, तो कहता है क्वेश्चन की एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो सिंपल है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कैपेसिटर को आप चार्ज दे रहे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो हाफ C हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट बाई D, और V का फॉर्मूला होता है E बटा D इसका स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला, सॉरी V बराबर E इंटू डी होता है, सॉरी E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करेंगे इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ A एप्सिलॉन नॉट E² D² बटा D से D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और A इंटू डी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए पब्लिक, है ना, एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर के ऊपर हाफ CV², कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्टेंस दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू डी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, एक वायर है, आपको दिख रहा होगा पब्लिक, आपको दिख रहा होगा, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 to the 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर, कंडक्टर के पैरेलल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहा है, इधर स्पीड दिया हुआ है, तो कहता है क्या, अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है, तो क्वेश्चन कहता है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए पब्लिक, अगर चार्ज कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड हो, और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर।
तो आप सबको पता होगा कि स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये डिस्टेंस आर है तो आर लेंगे, ये आर है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो देखिए स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से आर डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा ना। करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो करंट की तरफ अपने अंगूठा को करते हैं, देख लीजिए पब्लिक, ये 4 फिंगर को अगर घुमाएंगे आप तो इधर बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी के जगह पर कितना हो जाएगा आर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फ्लो कर रहा वी वेलोसिटी से। अब आपको पता होगा कि कोई चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बी साइन थीटा। क्यू के जगह पर क्या हो गया ई, वी बी साइन थीटा का वैल्यू 90, बिकॉज कि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना और वेलोसिटी इधर है, इसके पैरेलल है, तार के पैरेलल। तो पब्लिक दोनों के बीच का एंगल 90, ई इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज हो गया एंड इट बिकम्स 1.5 10 टू द पावर माइनस 19, वी हो गया आपका वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 और बी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी, डी मतलब आर जो भी है। तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू होता है ना 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7, ठीक है ना। तो इसको 2 पाई से कैंसिल होगा तो इतना बचेगा। करंट का वैल्यू कितना हो गया, करंट का वैल्यू हो गया पब्लिक 5 एम्पियर और बटा आर का वैल्यू हो गया आपका और 20 सेंटीमीटर 0.20, जो भी सॉल्व करके आए उतना आपका क्या आएगा न्यूटन। फोर्स लग रहा है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो सॉल्व करने के बाद जो आए उतना न्यूटन आपका आंसर होगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है पब्लिक, तो आपका कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रेट वायर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज को फेंका जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी बी साइन थीटा, और वो कॉन्सेप्ट लगा के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि ई एनर्जी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो डायमेंशन निकालना है। तो आप सबको पता होगा कि एनर्जी का डायमेंशन होता है ml²t-2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर नहीं याद है तो ये फार्मूला याद होगा Gm1m2/r², ठीक है। ये फोर्स का ml_t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और मास का स्क्वायर बराबर g। तो क्या बचेगा देख लीजिए, m-1 L3 और t-2, क्लियर ना, m-1 L3 t-2, ठीक है। तो m के पावर 2, L के पावर -1, t के पावर कितना हो जाएगा 0, तो m स्क्वायर L-1 m स्क्वायर L-1 और t0, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml²t-2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो जाएगा, हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो जाएगा m-1 L3 t-2, ठीक है। पब्लिक भागा देना है, ml²t-2 ऊपर जाएगा तो 2 और ये जाएगा तो ऊपर -1, ये जाएगा तो 0, ठीक है। और जो भी होगा पब्लिक वही आपका आंसर होगा। शायद इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं गलत मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे पब्लिक 1 होगा, ठीक है। m के पावर 2, L के पावर -1, t के पावर 0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इजी क्वेश्चन था, आसान था, यूनिट एंड डायमेंशन का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका क्वेश्चन है पब्लिक, ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप सबको पता होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तरफ होता है और ये आईपीस जो आंख के तरफ होता है। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग उसका अपर्चर फोकल लेंथ बड़ा क्यों रखते हैं, तो पहली बात मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है FO/FA, तो ई वाला बड़ा होगा तभी ना मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पर फोकस्ड किया जाएगा, ठीक है। तो FO इसका अपर्चर फोकल लेंथ बड़ा होगा। अपर्चर ज़्यादा इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ऑब्जेक्ट के तरफ से एब्जॉर्ब करे ताकि शार्प और क्लियर इमेज बनाए। तो इसका जो ऑप्शन है पढ़िए आप,
ए लार्ज अपर्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये ज़्यादा क्लियर और शार्प इमेज बनाएगा। ए लार्जर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, मतलब ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा। ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशन, मतलब कि अच्छा दिखेगा, मतलब रिजॉल्व होने का मतलब बिल्कुल क्लियर दिखेगा, डिस्टिंक्ट दिखेगा। इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है पब्लिक। तो इसका फ़ायदा यही है, मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर करेगा ताकि ब्राइट इमेज दिखे, तो इसके लिए वो लगाया जाता है बड़ा। केटीजी का क्वेश्चन है पब्लिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका ये क्वेश्चन है और सिंपल फार्मूला है, नथिंग, कुछ और नहीं पब्लिक। रूट मीन स्क्वायर लिखा हुआ ये, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है गैस मॉलिक्यूल का, रूट अंडर 3RT/m, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है ये। RMS जो है होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गैस मॉलिक्यूल का, गैसियस मॉलिक्यूल का, मतलब एवरेज का निकाल करके स्क्वायर रूट लगा देना है। रूट मीन स्क्वायर का एवरेज का रूट लगा देना है पब्लिक। तो रूट अंडर 3RT/m ये रूट मीन स्क्वायर है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस, आपको याद होगा आइडियल गैस अगर किसी कंटेनर में है तो वो कंटेनर में जाकर टकराएगा तो प्रेशर का एग्जर्ट करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ना 1/3 रो, है ना, रो एवरेज स्पीड का स्क्वायर, दिस इज एवरेज स्पीड, और रो डेंसिटी हो गया मास बटा वॉल्यूम, तो मास बटा वॉल्यूम है ना इसका। तो पब्लिक इसमें हम लोग जो लेते हैं 1/3, इस रो को हम लोग बोलते हैं n इंटू एम क्या बोलते हैं, देखिए पूरा मास ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि स्मॉल n जो है ना वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मानी नंबर बटा वॉल्यूम, तो ऊपर में टोटल मास हो गया बटा वॉल्यूम, तो n इंटू एम और एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ऐसे फॉर्मूला ये होता है 1/3 रो भी एवरेज का स्क्वायर, मतलब कोई भी कंटेनर में अगर कोई आइडियल गैस है पब्लिक को जा करके टकराएगा, टकराने के बाद लौटेगा, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसके लिए ये फार्मूला है, और प्रेशर का फार्मूला है 1/3 Nm इंटू भी एवरेज। ये गलती लिखा गया है पब्लिक, ऐसे होगा 1/3 Nm भी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल 3/2 kBT KT, kBT वोल्टेज मान कांस्टेंट, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। अच्छा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस, देखिए एनर्जी का फार्मूला होता है n/2 FRT के बराबर होता है। FRT, F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू 5 होता है, और 1 मोल है मतलब नंबर ऑफ मोल 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो 5RT/2 के बराबर टोटल इंटरनल एनर्जी होगा, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर आर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ मिला प्रेशर, यहाँ मतलब पहला का ऑप्शन हो गया आर, पहला का ऑप्शन हो गया सॉरी क्यू, तो ए का क्यू कहाँ मिल रहा है, ए का क्यू, बी का ऑप्शन हो जाएगा पी, बी का ऑप्शन हो जाएगा पी, कहीं नहीं है, ए का क्यू बी का पी, ए का क्यू बी का पी में भी आगे होगा पब्लिक। देखिए ए का क्यू बी का पी नहीं है, गलती कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बी का पी, हाँ प्रेशर का ही फॉर्मूला होता है, एवरेज केटीजी का फॉर्मूला होता है ये वाला, सी का हो जाएगा एस, सी का हो जाएगा एस कहाँ है, और डी का हो जाएगा आपका आर, डी का आर तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, ये वाला में लगता है कि कहीं पे गलती हो गया, देखिए डी का आर भी है, बी का आर भी है, ए का क्यू, सी का एस, डी का आर, और बी का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा पब्लिक, पी होगा, यहाँ पे पी होगा, आप सुधार लीजिए बी का पी, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब कि जो नीचे लिखा गया स्टेटमेंट है उसको आप कंसीडर कीजिए और आइडेंटिफाइड कीजिए कि करेक्ट आंसर कौन है। तो पहला कि जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड, आप सबको मालूम होगा पी और एन, और ये काम करता है फॉरवर्ड बायस्ड में। जब इसको फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, जब इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं पब्लिक, तो इसको तो सॉरी रिवर्स बायस्ड करते हैं, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर।
ठीक है। ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड व्हेन यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड, एकदम बिल्कुल सही है पब्लिक, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल होता है और ये रिवर्स बायस में काम करता है। जब इसको रिवर्स बायस करते हैं तो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट पे जल्दी से आने के बाद ये उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज हो जाता है, आप कितना भी करंट बढ़ा ले पब्लिक, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन डायोड का ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पब्लिक पोटेंशियल बैरियर जो होता है ये पीएन जंक्शन डायोड, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप्ड होता है 0.6 से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है पब्लिक 0.2 से 0.35 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में होता है, ठीक है ना। तो ये तो सही नहीं है, मतलब ये गलत है। तो देख लीजिए, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पब्लिक, ठीक है ना।